बिहार की द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो बिहार में यदि आप लोगों ने 6 से 8 का टीचर भर्ती वाला फॉर्म भरा है और उसमें आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक विषय भी कहते हैं, उसको आप लोगों ने विषय के रूप में चुना है, तो यह वीडियो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान के टोटल 80 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और यह एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक हम लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आप लोग थ्योरी किताब से पढ़ते रहिए और यहाँ पर आकर अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो 6 से 8 की शिक्षक भर्ती में जिन भी अभ्यर्थियों ने सामाजिक विषय अथवा जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं उस विषय का चुनाव किया है, तो 80 नंबरों का जबरदस्त प्रैक्टिस सेट उनके लिए उपस्थित है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। देखो भैया, यहाँ पर जो आपके प्रश्न लिखे गए हैं उसकी डिटेल व्याख्या हम नहीं करेंगे। आपको थ्योरी किताब से पढ़ना है और किताब से पढ़ने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए फटाफट हम लोग 80 प्रश्नों को जल्दी सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ होती थीं वो मुख्य रूप से कितनी शैलियाँ होती थीं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्यकाल में बेसन, नागर और द्रविड़ शैली होती थी। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका विकल्प 3 सही रहेगा, यानी 3 शैलियाँ होती थी जिसको हम लोग बेसर, नागर और द्राविड़ शैली कहते हैं। पहला प्रश्न हो गया। हाँ, एक काम करिए, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए, वहाँ पर आप नोट करते रहिए इस प्रश्न का ये विकल्प होगा। तो बाद में आपको पता चलेगा कि मेरे टोटल 80 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरिट आपको पता है 120 नंबरों की मेरिट बनेगी, उसके टोटल 80 प्रश्न हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता भी होना चाहिए कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है। इसके लिए कॉपी पेन लेके बैठिए और जो आपको विकल्प सही लगे उस पर हमारे बताने से पहले ही टिक लगा दीजिए। ठीक, और फिर आप देखिए कि आपका सही हो रहा है अथवा गलत हो रहा है। ऐसा करेंगे तो आपका फटाफट सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व होती रहेंगी। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था? तो स्त्रियों के साथ जो भेदभाव होता था उसके बारे में सबसे पहले चर्चा किसने किया था? तो यहाँ पर जो चर्चा करने की बात आ रही है वो आपकी किताबों अंग्रेजों के द्वारा लिखा है। तो अंग्रेजों के द्वारा ये विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। विकल्प हम नहीं पढ़ रहे हैं, विकल्प आपको सरसरी निगाह से एक बार देख लेना है और सिर्फ यहाँ पर आंसर हम बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर जानते ही हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, आपके पेपर में जो आएगा, आपका 120 नंबर का पेपर आएगा जिससे मेरिट बनेगी। 30 नंबर का जो है वो तो अनिवार्य है, उससे मेरिट बनने वाली नहीं है। बाकी का जो 120 नंबर का पेपर होगा उससे आपकी मेरिट बनेगी। और ये जो पेपर है ये खतरनाक ही आएगा भैया, बहुत आसान प्रश्न आपके पेपर में आएंगे नहीं, तो ज़्यादा उम्मीद मत करिए, लेकिन फिर भी मेरिट हाई ही जाएगी क्योंकि कंपटीशन 6 से 8 वाली जो भर्ती है उसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई जाती थी? तो भूमि की जो होता था, मतलब लिखा पढ़ी होती थी या भूमि की जो व्यवस्था होती थी वो किस प्रकार की होती थी अंग्रेजों के समय? तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त होता था। इसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा ही होगा। ये खासकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रूप से प्रचलित थी, स्थायी बंदोबस्त। आगे बढ़ते हैं। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? तो इन 3 आपके 4 विकल्प हैं, चारों में से व्यापारिक नगर कौन नहीं था? नहीं था का चुनना है आपको। तो 5वें प्रश्न में जो नहीं है का आंसर होगा वो है कन्याकुमारी। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आपको पता है इतिहास में 16 महाजनपद होते थे। 16 महाजनपद में कौन सा महाजनपद बिहार में है ये आपको बताना है, उसका क्या नाम है? तो बिहार वाले जो महाजनपद था उसका नाम था अंग। तो ये अंग आपका बिहार में है। ठीक है, तो बाकी 16 जनपद का नाम आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। और ये पूरा आपका अफगानिस्तान से लेके पूरा उधर म्यांमार, नेपाल तक पूरा इसमें शामिल रहता था। ये 16 जनपद आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, वही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको प्रश्न देखना है, जो आ रहा है उसको टिक लगाते जाइए, जो नहीं आ रहा है उसको उस पर भी तुक्का मारिए, क्योंकि आपके जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं। 4 विकल्प आपके पेपर में आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं, तो आपको ज़बरदस्त तरीके से तुक्का लगाना है। ठीक है, 7वें नंबर का प्रश्न है, मनुष्य, पशु और पौधे के जो अवशेष होते हैं वो कितने पुराने हैं, इसका पता किस विधि से लगाया जाता है?
तो मनुष्य में, पौधों में और पशुओं में जो कितने पुराने हैं, कोई हड्डी वड्डी मिलती है जो ज़मीन में गड़ी हुई, कितने पुराने हैं उसका पता कार्बन डेटिंग से लगाया जाता है, जिसको हम लोग कार्बन 14 पद्धति भी कहते हैं। विकल्प ए हमारा यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न, आपको जोड़ा मिलाना है। तो जोड़ा मिलाने के लिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और पहले आप जोड़ा मिला लीजिए, फिर हम लोग विकल्प पर चर्चा करते हैं कौन सा विकल्प सही रहेगा। कौन सा व्यक्ति किस जगह से संबंधित है वो आपको बताना है। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर से संबंधित हैं। बाबा फरीद ये पंजाब में पाए जाते थे, ठीक है। और बंदरबाज गिल, इनका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। बंदा नवाज गिसु दर्राज, तो इनके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं है, लेकिन ये गुलमर्ग यानी कश्मीर से संबंधित हैं। और बख्तियार जो हैं वो हमारे दिल्ली से संबंधित हैं। तो ये इनका जोड़ा बनेगा, यानी कि जो जोड़ा बन रहा है वो आपका जोड़ा विकल्प, यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा वो पहला वाला विकल्प सही होगा। 3 4 1 2 यही हमारा क्रम यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार के आपके प्रश्न भी आपको पेपर में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? ये 4 विकल्प को ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश करिए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जनजातीय समाज के बारे में कथन जो है 3 ऊपर वाले ये तीनों सही हैं, यानी कि आपका विकल्प डी सही रहेगा। ये ब्राह्मणीय कर्मकांडों को नहीं मानते थे, प्राय ये अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग करते थे। अधिकतर जनजातियां स्थायी निवास करती थी, परंतु कुछ खाना बदोश भी होती थी। तो ये आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। पहला नहीं, डी वाला विकल्प इसका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक नाम आपको दिया गया है जो वास्तुकार थे, यानी मकान और भवन बनाते थे, मंदिर बनाते थे, तो उनका नाम है कुंजर मल्लन राजराज और पेरुथच। ये जो है किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो ये इनका बहुत फेमस है। इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, बहुत सारे भवन बनाए हैं, बहुत सारे किले बनाए हैं। ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा भी जोड़ा मिलाना है, तो सबसे पहले प्रश्न को छोटा करते हुए आप इसको देख लीजिए और जोड़ा मिलाने की कोशिश करिए। देखो भैया, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो 13वीं या तापे की मात्रा यहाँ पर होना चाहिए था, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी। रानी जो दिद्दा थी उनका जो कार्यकाल था वो कहाँ की थी? ये है 980 से 1003 के बीच में है। रानी रुद्रमा, तो रानी रुद्रमा देवी इनको है नीचे, ये चौथे नंबर पे जाएंगी और फिरोज शाह तुगलक आएंगे तीसरे नंबर पे। तो आपका यहाँ पर जोड़ा बन रहा है 2-1-2-1-4-3। तो 2-1-4-3 आपका कहाँ पर है? इसको नीचे करके हमें देखना पड़ेगा। तो 2-1-4-3 आपका विकल्प कहाँ पर मिल, 1 मिनट, हाँ, 2-1-4-3 आपका विकल्प में कहाँ मिल रहा है? विकल्प आपका सी में मिल रहा है। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें भी आपको कथन जो दिया गया है उसमें कौन सही है कौन गलत है ये आपको मिलाना है। 12वें प्रश्न में लिखा है गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए और इसमें कौन सा कथन सही है यही आपको बताना है। तो कथन एक बार पढ़ लीजिए आप सभी लोग। उसने 957 से लेके 997 तक शासन किया था। उसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया। उसके निशाना थे संपन्न मंदिर, लूटे गए धन के बहुत बड़े हिस्से को उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण कराया। तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा सही है और ये आपको विकल्प मिल रहा है सी वाला। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है भैया, कथन दिया गया है, कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलो इसको आपको पढ़ो, आप सभी लोग इसको पढ़ें। अल इद्रीसी ने भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया है। ये एक मानचित्र बनाया गया था, वो मानचित्र में क्या क्या है क्या क्या नहीं है यही आपको बताना है, ठीक है। और इसको हम एक बार दोबारा से अगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ते। हाँ, दूसरे नंबर पर लिखा है दोनों के द्वारा तैयार भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र में काफ़ी असमानताएं हैं, ये भी सही है। और अगले बढ़ें।
गिलम्लाम द लिल्से द्वारा तैयार मानचित्र हमें अधिक परिचित लगता है। लिल्से के मानचित्र को यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपके 4 कथन दिए गए थे, इसमें से कौन कौन सा कथन सही है यही आपको बताना था। लेकिन इस प्रश्न में जो भी आपके चारों कथन दिए गए हैं वो चारों कथन आपके सही हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न के लिए आपका जो आंसर होगा चारों कथन यानी कि विकल्प डी आपके लिए यहाँ पर सही रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ बड़े प्रश्न भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह भी आपका कथन निष्कर्ष वाला ही प्रश्न है। मोमेंदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये 4 कथन लिखे गए हैं, चारों कथनों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर बताने की कोशिश करिए कौन सा इसमें सही है। इसकी चर्चा संगम कविताओं से प्राप्त होती है। यह एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ होता है मुखिया। इसका प्रयोग 2 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। ये चोल और राष्ट्रकूट शासक परिवार थे। तो इनमें कौन सही रहेगा? तो ये जो शब्द होता है ये इस्तेमाल किया जाता है पहले विकल्प के लिए। इसकी चर्चा संगम कविताओं से प्राप्त होती है। तो पहला वाला जो है कथन वो सिर्फ विकल्प ए में दिया गया है। तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो 14 प्रश्न हमारा खत्म हो चुका है। 15वें नंबर पर चलते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है भैया। पेपर सरल आएगा कठिन आएगा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें अपनी तैयारी करनी है। पेपर कठिन आएगा तो मेरिट कम जाएगी, पेपर सरल आएगा तो मेरिट ज़्यादा जाएगी। पेपर कैसा आएगा इसके चक्कर में अभी से पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। 15 नंबर में भी आपको जोड़ा ही मिलाना है। देखिए आश्रम क्या होता है? जीवन का एक चरण होता है। ठीक है, जैसे 4 आश्रम की व्यवस्थाएं बताई गई हैं भारतीय धर्मशास्त्र में। तो ये जीवन का चरण होता है, यानी पहला पहले पे ही जाएगा। जरथुस क्या होता है? ये एक भगवान है, ईरानी भगवान, जो फारसी लोग होते हैं उनके भगवान होते हैं। संघ क्या होता है? संघ एक धार्मिक संगठन होता है जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित होता है। जैन अवस्था क्या है? एक ग्रंथ है। तो कुल मिला के ये सीधा यहाँ पर जोड़ा मिल रहा था, यानी कि ABCD आपका विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही है, बिल्कुल सीधा यहाँ पर जोड़ा था। इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे प्रश्न में 16 नंबर में आपके 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन सही है कौन गलत है ये आपको बताना है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। ठीक है, ऋग्वेद के छपाई का कार्य लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया था। तो पहले और दूसरे नंबर में कौन सा आपका कथन सही रहेगा? तो ये आपका ये वाला जो दूसरा वाला है ये गलत है, लेकिन पहला वाला सही है। तो ये आपका पहला सही है, यानी कि विकल्प ए में आपको यह दिया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पर चलते हैं। अभी कुछ बड़े प्रश्न मिल रहे हैं, घबराने की कोशिश मत, घबराइएगा नहीं, आगे कुछ आसान प्रश्न भी मिलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन आपके दिए गए हैं, इनमें कौन सही है कौन गलत है ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विक जो होते हैं वो नगर दुर्ग के नाम उन्होंने जो नाम दिया है वो नगर दुर्ग नाम दिया है। ठीक है, नगरों के पूर्वी हिस्से को निचला नगर कहा जाता है। तो ये दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है? 17 नंबर में हमारा जो कथन है पहला वाला ये भी सही है, दूसरा कथन ये भी सही है। तो कुल मिला के आपका यहाँ पर विकल्प सी सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप कॉपी पे नोट करते जाइए किस प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर चेक करेंगे कि टोटल कितने नंबर हमारे बन रहे हैं। 80 नंबरों में कितने नंबर हमारे बन रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्या करिए कॉपी लीजिए, उसमें 1 2 3 4 5 ये 4 5 इस प्रकार से आप 80 नंबर तक लिख लीजिए। ठीक है, और उसके आगे जैसे ही प्रश्न आपके सामने आता है और उसके आगे जो विकल्प आपको सही लगे उसको लिखते चलिए। जैसे कि पहले एक प्रश्न का आपको ए विकल्प सही लगा तो एक लिख लीजिए। दूसरे नंबर में आपको बी विकल्प सही लग रहा है तो बी लिख लीजिए। और फिर जो हम बताते हैं सही, तो अगर वो सही हो तो उसके आगे सही का निशान लगा दीजिए, अगर गलत हो तो उसके आगे गलत का निशान लगा दीजिए। तो इस प्रकार से टोटल 80 प्रश्न आप ABCD के रूप में लिखते रहेंगे तो फिर बाद में पता चल जाएगा कितने प्रश्न हमारे 80 में से सही हो रहे हैं। देखो भैया, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टारगेट बना के आप लोग पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। क्योंकि जब तक एक निश्चित टारगेट नहीं होगा, हम जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये टारगेट नहीं होगा, तब तक मज़ा नहीं आएगा। 18वें नंबर के प्रश्न में आपको जोड़ा मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। कौन सा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और ये मवेशियों के जो मवेशी यानी कि पालतू जो जानवर होते हैं उनका जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। चावल और जानवरों की हड्डी के टुकड़े ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ हमें
कोल्डी हवा से, यानी कि पहला वाला ऊपर जाएगा। मिट्टी पर खुरों के निशान, जो जानवर होते हैं उनके खुर के निशान कहाँ से पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं महागढ़ा से, तो ये आपका कहाँ जाएगा, नीचे 4 पे जाएगा। और गेहूं और दलहन, गेहूं के जो बीज हैं और दलहन के बीज हैं, ये कहाँ से पाए गए, तो गेहूं 2 आपका है, लेकिन इसमें भी गेहूं है, लेकिन इसमें दलहन नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो यानी दलहन मतलब दालें, इनका जो एक बचा है गुफ्र कराल से पाया गया है। तो आपका जो जोड़ा मिल गया वो है जोड़ा कौन सा, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 आपका पहला वाला ही यहाँ पर नीचे दिख रहा है, ठीक है। जोड़ा मिलाना था। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ आसान प्रश्न मिलेंगे। अभी थोड़ा बड़े बड़े हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी आपको जोड़ा मिलाना है। चलो मिलाओ भैया। सॉरी, कृषि का प्रारंभ कब किया गया? कृषि का प्रारंभ दूसरे नंबर में जाएगा 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम नगर था उसका निर्माण कब हुआ? तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। आगे है गंगा घाटी में नगरों का उदय कब हुआ? तो गंगा घाटी यानी कि जो अपने गंगा किनारे जो नगर बसे हैं वो लगभग सीधा जाएगा लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और वर्तमान समय यानी कि हम लोग कब से समय की गणना करते हैं, तो 2000, आपको पता है 2000 चल रहा है, तो 2000 ईस्वी पूर्व से या 2000 साल पहले से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। तो ये आपका क्रम बनेगा। क्रम क्या है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 कहाँ मिल रहा है? नहीं सॉरी, 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 आपको विकल्प बी में मिल रहा है, तो विकल्प बी यहाँ पर आपका सही रहेगा। 20 नंबर में भी आपको बताना है कौन कौन सा साक्ष्य कहाँ पर मिला है। तो आपको इसमें बताना है कि मानव निवास के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये 4 कथन दिए गए हैं। नर्मदा नदी घाटी से, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों से, मध्य भारत के बिंद पहाड़ियों से। तो मानव यहाँ पर कहाँ कहाँ रहते थे इन चारों विकल्पों में? तो यहाँ पर इसमें भी रहते थे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर भी रहते थे, गारो पहाड़ियों पर भी रहते थे और बिंद पहाड़ियों पर भी रहते थे। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका सभी विकल्प सही है, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आसान प्रश्न मिलने की उम्मीद है। गुलामगिरी ये पुस्तक है, इसके राइटर कौन हैं? तो गुलामगिरी की जो पुस्तक है उसके जो राइटर हैं ज्योतिबा फुले हैं। पहला विकल्प यहाँ पर हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। किस वर्ष जॉन के ने एक नाम है, इन्होंने स्पिन जैली का आविष्कार किया था। तो ये नाम है इनका। और स्पिन जैली का आविष्कार कब किया गया था? तो ये कपड़ा जो सिलाई होती है उसके काम आती है। तो इसका जो आविष्कार किया गया था उसका जो सही आंसर रहेगा वो 1764 रहेगा। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। बिरसा मुंडा के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये इन्होंने क्रांति किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो उनका झंडा जो था वो किस रंग का था, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बिरसा मुंडा का जो प्रतीक था, जो झंडा था, वो सफ़ेद रंग का था। तो कुल मिला के सी यहाँ पर विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। 19वीं सदी के अंत तक निज खेती की व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली कितने प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी? तो नील की पैदावार कितने प्रतिशत कम जमीन पर होती थी, ये आपको बताना है 24 नंबर के प्रश्न में। और यहाँ पर नील की जो खेती होती थी वो लगभग 25% भूभाग पर होती थी, क्योंकि नील से बहुत ज़्यादा फायदा होता था अंग्रेज़ों को। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। अगले विकल्प में भी जोड़ा बनाना है, इसलिए इसको हम लोग छोटा कर देते हैं और अब इसको जोड़ा बनाने की कोशिश करिए। चलिए, भारतीय जो रियासत थी उनका विलय अंग्रेजी शासन में किस वर्ष किया गया, यही बताना है। तो यहाँ पर सतारा 1848 में जाएगा, संबलपुर 1849 में जाएगा और उदयपुर जाएगा 52 में, 52 के में जाएगा। और नागपुर जो जाएगा सबसे ऊपर बचा है 53, इसमें जाएगा। तो कुल मिला के आपका जोड़ा बन रहा है 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 ये आपका जोड़ा बन रहा है। तो 2 3 4 1 ये आपका कहाँ पर है? ये आपका विकल्प सी में है। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न पर। आप थोड़ा पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, आगे गया।
1757 के प्लासी की युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का जो सेनापति था, जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही। आसान प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? चलिए बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर जब भी इस प्रकार के विकल्प आपको मिले तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होता है, ठीक है। इसको लगभग 80% प्रश्नों में यही विकल्प आपका सही होता है। इसको आप समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे संबंधित उद्योग क्या है? तो सनराइज उद्योग किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी से, स्वास्थ्य से और सत्कार और ज्ञान से, यानी कुल मिला के उपरोक्त सभी से यह संबंधित है। चलो अगले प्रश्न में भी आपको जोड़ा मिलाना है, तो पहले जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में हम लोग विकल्प देखेंगे। सेरीकल्चर क्या कहलाता है भैया? सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम, रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर मतलब होता है मछली, तो मछली मतलब मत्स्य। और विटीकल्चर, विटीकल्चर का मतलब होता है, विटी मतलब अंगूर, तो अंगूर कहाँ? दाक्षरा, दाक्षरा को अंगूर कहते हैं, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। हार्टिकल्चर मतलब बागवानी, जो बाग बगीचे होते हैं यानी उद्यान, तो उसको कहते हैं। तो हमारा जोड़ा क्या बना? 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 कहाँ पर है ये हमें देखना पड़ेगा। तो 2 1 4 3 ये विकल्प सी में है, तो विकल्प सी आपको मिल गया है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न पर। प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है? तो इसका क्या आंसर होगा? प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है जमीन के नीचे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा धरातल से के नीचे से निकाले जाते हैं? तो इनको जो निकालने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग प्रवेधन कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हैं हम लोग विज्ञान के द्वारा, यानी प्रौद्योगिकी के द्वारा, समय और प्रौद्योगिकी द्वारा, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया एक शहर है, कैलिफोर्निया एक राज्य है, ठीक है, में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो एक जैसे उत्तर प्रदेश भारत में, उसी प्रकार कैलिफोर्निया जो है वो अमेरिका में है। तो वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसका नाम है भूमध्य सागरीय वनस्पति। विकल्प डी यहाँ पर आपका सही रहेगा। फटाफट प्रश्नों का आंसर आपको देते रहना है। सुनामी आने के क्या कारण हैं? 3 विकल्प दिए गए हैं, तीनों में से कौन सा कारण सुनामी आने का होता है? तो यहाँ पर समुद्र तल के नीचे भूकंप आना, इसके कारण भी सुनामी आती है। समुद्र तल के नीचे ज्वालामुखी का फूट जाना, इसके कारण भी सुनामी आती है। और जल के नीचे भूस्खलन, इसके कारण भी सुनामी आती है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपका विकल्प सही रहेगा वो उपयुक्त सभी आपका विकल्प सही रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, आपको बताना है ये गैसें किस क्रम में पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी है और सबसे कम कौन सी है, कौन सा क्रम बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखो भैया, सबसे पहले आपकी पाई जाएगी नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा 78%। उसके बाद पाई जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है 21%। उसके बाद पाई जाती है ऑर्गन, जो है 0.93%। उसके बाद पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पाई जाती है 0.03%। और उसके बाद जो अन्य गैसें हैं वो 0.04% के रूप में आपके पाई जाती हैं वायुमंडल में। तो यहाँ पर हमारा ये वाला सी वाला विकल्प बिल्कुल सही क्रम हमारा दिया गया है, तो सी इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सूची का मिलान करना है, तो पहले सूची हम मिलाते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। अंतर्भेद आग्नेय शैल, इससे क्या बनता है? इससे हमारा ग्रेफाइट बनता है। बहिर्भेदी आग्नेय शैल, इससे क्या बनता है? इससे हमारा बेसाल्ट की चट्टानें बनती हैं। अवसादी शैल से क्या बनता है? चूना पत्थर बनता है। कायांतरित शैल क्या बनाती है भैया? स्लेट बनाती है। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर बना है वो क्या है? ग्रेफाइट, यानी 3 3 2 और फिर 4 1, 3 2 4 1 का हमारा क्रम बना है। और 3 2 4 1 कहाँ पर है? विकल्प डी में है, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 37 नंबर पर बढ़ते हैं।
इसमें भी वही प्रश्न दिया गया है। देखिए कुछ अभी शुरुआत में कुछ खतरनाक प्रश्न है, तो आप लोग हिम्मत हार के प्रैक्टिस सेट छोड़ के मत जाइए। टोटल 80 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है और फिर देखना भी है कि कितने प्रश्न हमारे सही हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कथन दिया गया है, कौन कौन सा इसमें कथन सही है यही आपको बताना है। पृथ्वी के वायुमंडल का, हाँ एक मिनट पहले हम विकल्प देख लेते हैं। हाँ ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, बिल्कुल सही लिखा गया है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जितना भी कथन आपका दिया गया था वो तीनों कथन सही हैं। तो तीनों कथन का सही है का मतलब उपयुक्त सभी, यानी कि आपका विकल्प डी यहाँ पर सही रहेगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? अब थोड़ा आसान प्रश्न आपको मिलेंगे। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका किस स्थल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं? तो ये जो दोनों आपस में जुड़े हैं वो पनामा नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसको हम पनामा देश भी कहते हैं। तो पनामा देश या पनामा के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, दोनों महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर कब पड़ती हैं? तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो मकर रेखा पर दिसंबर के महीने में पड़ती है। ये दिसंबर आने वाला है और तारीख होगी 22 दिसंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे दो कथन दिए गए हैं, इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो पहले नंबर पे, एक मिनट, हाँ पहले नंबर पे देखते हैं। कथन ए में दिया गया है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, बिल्कुल सही। चंद्रयान के बारे में आपने पढ़ा है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन में लिखा गया है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में जो घूमता है उसमें लगभग बराबर समय लगता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है और ये इसकी स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारा जो पहला वाला विकल्प होगा वही सही रहेगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलो बढ़िया प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे सकते थे। 42 नंबर के प्रश्न में भी आपको यही करना है कि आपको कथन लिखा गया है इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहले नंबर में है पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, बिल्कुल सही। नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है, ये भी सही है। तो बच्चों वाला प्रश्न था, दोनों सही हैं। तो दोनों सही हैं तो कौन सा सही होगा? यानी दोनों सही हैं कि उपयुक्त सभी, हमारा विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व के कौन से नंबर पर है? तो भारत अभी कौन से नंबर पे है भैया? तो भारत वर्तमान में चाइना को पीछे छोड़कर पहले नंबर पे पहुंच गया है। पहला विकल्प, सॉरी पहला नहीं, तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है? 44 नंबर में क्या सही होगा? देखो, कृषि पर आधारित उद्योग आपका वस्त्र है। कपड़ा कैसे बनता है? कपास से बनता है। कपास कहाँ से उगता है? खेत में उगता है। और ठीक है, तो कपास से हमें ऊन क्या बनेगा? धागा बनता है, जिसको हम लोग सूती कपड़ा कहते हैं। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग किस पर आधारित होता है? कृषि पर आधारित होता है। कुल मिला के ऐसा करो, ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। हुगली जन में किसका उत्पादन होता है? तो 45 नंबर का प्रश्न आसान प्रश्न है। यहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? ये भी बच्चों वाला प्रश्न आपके आ गया है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग में स्थल है? तो स्थल जो है वो लगभग 29% भाग पर है। ठीक है, तो बहुत सारी किताबों में ये 25% लिखा रहता है, लेकिन मान के चलिए 25 से 29% भाग आपका स्थलीय भाग है पूरी पृथ्वी का। चलो आगे बढ़ते हैं। केरल में क्या नहीं पाया जाता है? चलो, कि केरल में किसका उत्पादन नहीं होता ये आपको बताना। तो केरल में भैया जूट का उत्पादन नहीं होता। ये मुख्यतः पश्चिमी बंगाल में जूट का उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन जूट का पश्चिमी बंगाल में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नदी तालाब के पानी की जो शुद्धता जो होती है वो कैसे होती है? तो नदी और तालाब का पानी जो होता है वो मछली पालेंगे तो वो शुद्ध रहेगा, क्योंकि मछलियाँ सारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, गंदगी होती है, उसको खा लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? अभी ऊपर हमने बताया है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो लगभग 21% पाई जाती है, जिसको यहाँ पर 20.99% लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूप्रपट्टी के ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है?
तो भूप्रपटी का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो सियाल के नाम से जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। गन्ना उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? बिहार के बारे में ये पूछ रहा है कि गन्ना कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर पड़ती भैया? बहुत ही आसान प्रश्न है। जो सर्वाधिक गर्मी पड़ती है वो उष्ण कटिबंध में पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी सीधा सीधा जो आपकी कर्क रेखा होती है वहाँ पर आपकी गर्मी पड़ती है। जीवन पनपता है, जीवन कहाँ पनपता है? ये बच्चों वाला प्रश्न ये इसने पूछ लिया है। जीवन जैव मंडल पर पनपता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जल मंडल भी सही होगा, स्थल मंडल भी सही होगा, क्योंकि कुछ जल में रहते हैं कुछ स्थल में रहते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइए। जहाँ पर जंतु रहते हैं उसको जैव मंडल कहते हैं, जहाँ पर जंतु रहते हैं उसको जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में करिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि जो जल मंडल यानी कि पानी में मछलियाँ भी रहती हैं, ऐसा मत सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की आकृति कैसी है? सूर्य किस प्रकार की आकृति का है? तो स्वाभाविक सी बात है, सूर्य गोल है, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है। आगे बढ़ो। इस प्रश्न में क्या करना है भैया? इस प्रश्न में आपके 4 कथन दिए गए हैं। इसको पढ़ने के लिए पहले हम छोटा कर देते हैं, फिर कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कथनों 3 कथन आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। हमने छोटा कर दिया है, यहाँ पर हम इसको पढ़ने वाले नहीं हैं, और इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखो, दूसरा नंबर ध्यान से पढ़ो। सन 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये वाला दूसरा नंबर ही आपका इसमें सही है, बाकी सब पहला और तीसरा इसमें गलत है। ठीक है, तो दूसरा नंबर इसमें आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का ये भी कथन है, इसमें भी आपको बताना है। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इसके संबंध में प्रमुख कारणों पर विचार करें। तो इसके क्या क्या कारण हैं इस पे आप चलिए एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण 21% संचारणीय बीमारियां जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, हेपेटाइटिस आदि। भारत में 50% बच्चे अल्प पोषण का शिकार हैं। और चौथे नंबर में लिखा गया है, भारत में हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले रिपोर्ट आते हैं। तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपके चारों में से कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं स्वास्थ्य के बारे में, वही आपको बताना है। तो 56 नंबर में हमारा क्या सही होगा, इसको देखो। ये यहाँ पर देखो क्या करना, ध्यान समझो, गलत मत होना। यहाँ पर हमें लगना है सकारात्मक विकास, और यहाँ पर जितनी भी बातें की गई हैं सब नेगेटिव की गई हैं, सब नकारात्मक की गई हैं। तो इसका सोच समझ के आंसर देना है, और इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सकारात्मक विकास के बारे में यानी कुछ पॉजिटिव यहाँ पर लिखना चाहिए था। कोई भी यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। इस प्रकार आपका यहाँ पर विकल्प डी सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भी आपका कथन दिया गया है, इसलिए इसको छोटा ही करना पड़ेगा। 57 नंबर के प्रश्न में आपका चलिए इसको पढ़ते हैं। जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए पानी आवश्यक है। स्वच्छ पानी तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार संबंधित है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, ये भी बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालयों और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालयों में कई मुकदमों में यह कहा गया है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। तो ये भी हमारा जो कथन है वो भी सही है, यानी कुल मिला के सब सही हैं। तो सभी कथन सत्य हैं, विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। ठीक, चलो भाई, ये थोड़ा सा बड़े प्रश्न मिले, और अगला 58 नंबर का प्रश्न भी हमारा बड़ा ही है, और सेम उसी टाइप का यहाँ पर प्रश्न है। इसमें लिखा गया है, भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो कानून पर आधारित शासन की व्यवस्था के लिए जरूरी थे। तो 58 नंबर में चलिए पढ़ लेते हैं, इसमें क्या सही रहेगा इसको बताने की कोशिश करते हैं।
पहला है, कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों। बिल्कुल सही। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कानून के शासन का प्रावधान ब्रिटेन का संविधान है वहाँ से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के सब सही हैं, यानी सभी कथन सही हैं। विकल्प डी यहाँ पर हमारा सही रहेगा। चलो बड़े बड़े प्रश्न, एक और बड़ा प्रश्न आपके सामने है। इसमें भी सेम वही काम करना है कि भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में आपको 4 कथन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कथन आप लोग पढ़िए। इसमें हम पूरा कथन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प ध्यान से देखिएगा। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, सिर्फ यही हमारा सही है, बाकी सब यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर विकल्प सी हमारा सही रहेगा। विकल्प सी 59 नंबर के लिए विकल्प सी हमारा सही रहेगा। ठीक है, बाकी एक आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के संदर्भ में ये आपके 1 2 3 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। न्यायपालिका को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा गया है, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार सामाजिक मानसिक विकास में सहायक हैं, ये भी सही है। सभी मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति, ये गलत है। यहाँ व्यक्ति नहीं होता, नागरिक होता है। ठीक है, तो अगर नागरिक लिखा होता तब तो सही है। व्यक्ति का मतलब होता है कि जो भारत में रहता है वो भी, और कोई व्यक्ति जो अमेरिका से या ब्रिटेन से कहीं दूसरे देश से घूमने आया है वो भी, तो व्यक्ति में सब कुछ शामिल हो जाते हैं। यानी कि भारतीय, जिनके पास भारतीय नागरिकता है वो भी, और कोई जो भारत में घूमने आया है वो भी, जो जिसके पास दूसरे देश की नागरिकता है लेकिन अभी वो भारत में है, तो उसको हम लोग व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, और नागरिक किसको कहते हैं? जिसके पास भारत की नागरिकता होती है, जैसे हम और आप। तो ये व्यक्ति शब्द ना अगर हटा के यहाँ नागरिक लिख देते तब तो ये सही हो जाता, लेकिन अभी ये गलत है। तो कुल मिला के पहला और दूसरा हमारा सही है, और पहला दूसरा आपका विकल्प सी में लिखा गया है। ठीक है, चलो अब कुछ छोटे प्रश्न आपको मिलेंगे, इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो कब हुआ था? तो आसान प्रश्न है, कोई इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। ये घटना है 13 अप्रैल 1919 की। 62 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो कौन है भैया? 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन कौन राष्ट्रीय पार्टी है? INC हैं, मार्क्सिस्ट हैं, और राजद हैं, और सपा है। कौन कौन सी आपकी पार्टियां हैं? तो जो राष्ट्रीय पार्टी है वो INC है और कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कुल मिला के पहला और दूसरा ही सही रहेगा, यानी कि यहाँ पर आपका पहला विकल्प सही रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसके अनुसार वर्तमान समय में 6 जो पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय पार्टी हैं। राष्ट्रीय मतलब जिनका जो जनाधार है वो पूरे देश में है, तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं। उन 6 पार्टियों का नाम हम आपको बता देते हैं। तो पहली सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, दूसरी है कांग्रेस, तीसरी है बसपा यानी उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी, तीसरी है मार्क्सिस्ट जो आपने अभी ऊपर पढ़ा, तो आप 5वीं पार्टी है NPP नेशनल पीपल्स पार्टी, और 6ठे नंबर पे है आम आदमी पार्टी जो दिल्ली वाली पार्टी है। तो 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। इसमें भी आपके कथन दिए गए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 कथन आपके दिए गए हैं और इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो संसद में केवल राज्यसभा और लोकसभा होती है, बिल्कुल गलत। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, बिल्कुल सही। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है, ये भी बिल्कुल सही। तो कुल मिला के दूसरा और तीसरा सही, ये आपको पहले विकल्प में मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार में शामिल किया गया है? मूल अधिकार में किसे शामिल किया गया है? तो आसान प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा मूल अधिकार में शामिल है, बिल्कुल सही। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कथन दिए गए हैं। कथन वाले प्रश्न बहुत मिल रहे हैं, और आपके पेपर में ऐसे ही खतरनाक लेवल के प्रश्न आएंगे, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कथन में लिखा गया है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और कारण में लिखा गया है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है। तो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर कथन है और कारण है दोनों सही हैं, और RA की सही व्याख्या करता है, ये वाला दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको जोड़ा मिलाना है।
चलो जोड़ा मिला, पहले जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में विकल्पों को देखेंगे। मौलिक अधिकार आपको रटे होंगे ना, तो यही कौन सा अधिकार किस आर्टिकल में है ये आपको बताना है। 1 मिनट रुको भाई, पानी पी लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर है? 14 से 18 में है। समानता का अधिकार कहाँ से है? 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 और 24 में है। और संवैधानिक उपचार कहाँ है? 32 से 35 के बीच में है। तो सीधा सीधा दिया गया था 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ पर? बिल्कुल सीधा सीधा विकल्प बी में है। तो विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसे मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? मूल अधिकार में कौन कौन शामिल है? 67 नंबर में आपको बताना है। आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो, आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। संवैधानिक उपचार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शोषण से विरुद्ध अधिकार होता है। तो 2 3 4 आपका शामिल है। 2 3 4 आपका ये बिल्कुल बी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अगर ये अधिकार दे दिया जाएगा तो लोग कमाना छोड़ देंगे, ठीक है। कमाना छोड़ देंगे, सबको एक निश्चित रूप से पेंशन देनी पड़ेगी। 10 20 हज़ार 50 हज़ार सबको पेंशन दो, लोगों ने कमाना छोड़ दिया। तो आर्थिक स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं है, सबको कमा के ही खाना है। जो नहीं कमाएगा वो पैसा नहीं पाएगा, ठीक है। आप लोग भी नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी भाई कितने सारे कथन के प्रश्न हमारे पेपर में मिल रहे हैं। 68 नंबर में कथन दिया गया है, संविधान नियमों का समूह होता है, बिल्कुल सही। इससे देश संचालन की पद्धति विकसित होती है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर 68 नंबर में सही लिखा गया है। तो ये आपका सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। चलिए इसमें आपको जोड़ा मिलाना है। जो आपका सतत विकास का लक्ष्य रखा गया था, उसी हिसाब से पंचवर्षीय योजना में उसी हिसाब से यहाँ पर आपको जोड़ा मिलाना है, ठीक है। 1 मिनट का समय दीजिए। चलो, उचित कार्य आर्थिक वृद्धि। उचित कार्य की जो आर्थिक वृद्धि थी ये, अच्छा 2 जोड़ा मिलाना है क्या? 1 मिनट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, सही है। उचित कार्य की आर्थिक वृद्धि, ये जो आ जाएगा ये आपका जाएगा दूसरे नंबर पे, यानी कि इसका आंसर 8 रहेगा। जिम्मेदारी से उपयोग और उत्पादन, ये आपका जाएगा 12 नंबर पे। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात की गई थी वो जाएगा 5 नंबर पे। और लैंगिक समानता ये जाएगा 4 नंबर पे। तो कुल मिला के ये जो लक्ष्य रखे गए थे ये इसी प्रकार से आपके लक्ष्य रखे गए थे। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो कौन सा होगा? 8 मतलब 2 1 और फिर 4 3, 2 1 4 3। तो ये कहाँ पर है? 2 1 4 3। तो ये 2 1 4 3 आपका मिल रहा है। 2 1 4 3 विकल्प बी में मिल रहा है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ता है। इसमें भी जोड़ा मिलाना है। जोड़े वाले प्रश्न बहुत मिल रहे हैं। सतत विकास के लक्ष्य हैं। चलिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई थी, लक्ष्य किसमें? लक्ष्य 4 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक समानता की बात की गई थी 5वें लक्ष्य में। जल और स्वच्छता, इसकी जो बात की गई थी वो लक्ष्य 6 में की गई थी। और आपका उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, इसकी बात की गई थी लक्ष्य 3 में। तो कुल मिला के आपका जो जोड़ा बन रहा है वो 2 1 और 4 3, 2 1 4 3 का आपका क्रम बन रहा है। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, कुछ प्रश्न खतरनाक हैं। अच्छा, इसमें भी आपको क्या करना है? अवमूल्यित से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? तो चलो पढ़ो इसमें भैया, आप पढ़ो ध्यान से, आप लोग पढ़ो और इसमें बताओ कौन सा विकल्प सही है। हम पढ़ने का यहाँ पर कोशिश नहीं करेंगे। देखो, पेपर आपको देना, फटाफट जो भी विकल्प आपके सामने रखें उसको सरसरी निगाह से एक बार देख लीजिए और फिर उसमें बताइए कौन सा इसमें सही होगा। तो यहाँ पर बी जो विकल्प दिया गया है, जब कोई अपने कार्य के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अवमूल्यित। तो ये आपका बी वाला सही रहेगा। इसका बी विकल्प यहाँ पर सही है। ये अर्थशास्त्र का यहाँ पर प्रश्न है। ओपीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये होता है विकल्प सी। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को कितने तरीके से लागू किया जाता है?
तो 73 नंबर में आपका विधि के द्वारा लागू किया जाता है और सरकारी योजनाओं के द्वारा लागू किया जाता है, यानी दोनों तरीकों से ए और बी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर पे। इसमें क्या दिया गया है, इसमें कुछ आपके 4 कथन दिए गए हैं और फिर बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो 74 नंबर आप सभी लोग पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम पढ़ते हैं। पहले में लिखा गया है कि मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के साधन है, बिल्कुल सही। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन आजीविका का प्रमुख साधन है, बिल्कुल सही। ग्रामीण परिवारों में 40% खेतीहर मजदूर हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और समुद्र तटीय जो क्षेत्रों में लोग रहते हैं कृषि के साथ साथ वो मछली भी पालते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कुल मिला के सब सही है। तो सब सही किस में दिया गया है, विकल्प डी में दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प डी सही रहेगा। 75 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भी आपके 4 कथन दिए गए हैं, चलिए बताते हैं। भारत में जो विविधता है वो किस रूप में पाई जाती है। तो ऐसे प्रश्नों में लगभग हमारा जो आंसर होता है वो सभी विकल्प आंसर होता है, ठीक है। तो अगर ना समझ में आए तो यही कोशिश करिएगा, लेकिन इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर में लिखा है भाषाई और खान पान के रूप में विविधता पाई जाती है, तो ये जो है आपका 75 नंबर में ये बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक और धार्मिक जो विविधता पाई जाती है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अमीरी गरीबी के रूप में विविधता, जातीय व्यवस्था के रूप में विविधता, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो कुल मिला के आपका पहला विकल्प भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। जब हम लोग कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, तो उसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि अमीरी गरीबी में विविधता है, जातीय व्यवस्था में विविधता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर पर नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भैया, तो ये किया जाता है नगर आयुक्त के द्वारा। और नगर आयुक्त की जो पद है, आप लोगों को एक बात बता दें कि जो लोअर पीसीएस होता है, जो लोअर पीसीएस होता है उसका पद होता है नगर आयुक्त। और लोअर पीसीएस जो है यूपीएसएससी के द्वारा आता है, बहुत ही अच्छी भर्ती होती है, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब होती है नगर आयुक्त। आप सभी लोग यूपी SSC जिसका पेपर हम लोग पैट का देते हैं ना, पैट के माध्यम से ही इसकी भर्ती आती है लोअर पीसीएस की, उसमें नगर आयुक्त का पद होता है। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं। कथन है ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। 77 नंबर का जो कथन है बिल्कुल सही है। और कारण में लिखा ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, ये दोनों सही हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारा पहला विकल्प कथन ए कथन कारण आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, बड़े बड़े प्रश्न, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पंचायती राज वाले पोर्शन से हम लोग ये प्रश्न पढ़ रहे हैं। आगे 78 नंबर में ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ये 78 नंबर में लिखा गया है, जो कि आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्योंकि ग्राम जो आपकी ग्राम सभा होती है उसमें 18 साल से कम वाले व्यक्ति शामिल नहीं होते हैं। कारण में लिखा गया है अन्य व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। 18 वर्ष या उससे अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र नहीं, ये गलत है। देखो, अन्य व्यक्ति का मतलब ग्राम सभा के बाहर का कोई अन्य व्यक्ति हो और 18 साल के ऊपर हो तो वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, नहीं, उस गांव का सदस्य नहीं हो सकता। वो जिस गांव में रहता है उसका सदस्य बनेगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही रहेगा, ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना है जिसका नाम है तेलंगाना। ये कब बना है, ये 2 जून 2014 को बनाया गया है। ये भारत का कौन सा राज्य था, तो भारत का ये जो है 29 नंबर का राज्य था। विकल्प भी यहाँ पर सही रहेगा। और सबसे आखिरी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो हमारी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इनका हम नाम भी आपको बता देते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना में पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने
6 से 8 की शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका सामाजिक विज्ञान विषय है उसके टोटल 80 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। आप सभी लोग इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में भी इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।